गुरुत्वाकर्षण के तहत गति शब्द केवल उस स्थिति के लिए आरक्षित है जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चल रही हो। ऐसी स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, जिसे जी से दर्शाया जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के बराबर होता है। जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो हम इसे मुक्त पतन, फ्री फॉल कहते हैं। और जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो एक गलतफहमी है, मैं फिर से दोहराता हूं, यह एक गलतफहमी है कि जब भी वस्तु को छोड़ा जाता है तो प्रारंभिक वेग u को 0 मान लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्थिर खड़ा है और एक गेंद छोड़ता है तो उस स्थिति में प्रारंभिक वेग u को 0 माना जाएगा। u यानी प्रारंभिक वेग। और अगर कोई व्यक्ति चलती ट्रेन की खिड़की के पास खड़ा है तो उस स्थिति में अगर वह कोई वस्तु छोड़ता है तो उसका प्रारंभिक वेग ट्रेन के वेग के बराबर होगा। यही बात हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में भी लागू होती है जब वे गति में होते हैं। तो यहाँ हम मान रहे हैं कि वस्तु को एक ऐसे व्यक्ति ने छोड़ा है जो स्थिर है, तब उस स्थिति में u को 0 माना जाएगा। अब हमारे पास जो तीनों समीकरण थे उनमें a के स्थान पर g रखेंगे। सभी समीकरण u प्लस जी टी, यू टी प्लस आधा जी टी वर्ग, u वर्ग प्लस 2gh। अब जब u 0 के बराबर है तो आपके पास केवल ये समीकरण होंगे, v बराबर जी टी, h बराबर आधा जी टी वर्ग और तीसरा v वर्ग बराबर 2gh। ये आपको यह संबंध देता है कि t बराबर v बटा g, यह भी देता है t बराबर √2h बटा g, यानी समय का मान ऊंचाई के अनुसार। फिर v बराबर √2gh और हमें एक और रूप मिलता है v वर्ग बटा 2g। हमें अलग अलग मान मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक शर्त पहले से ही लागू है कि u को 0 लिया गया था। यह उस स्थिति के लिए है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही हो। आप देख सकते हैं जब वस्तु को विश्राम से स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है। लगातार सेकंडों में तय की गई दूरियां, यानी पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियां अनुपात में होंगी 1, 3, 5, 7 आदि। और जब हम g को 9.8 मानते हैं तो यहाँ एक धारणा पहले से ही लागू है कि गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई अन्य बल नहीं है, जैसे कि चिपचिपा घर्षण या कोई धक्का भी नहीं है। अब मान लीजिए कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, यानी दूसरा उदाहरण। आप देख सकते हैं यह सरल रेखा गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। केवल सरल रेखा गति ही नहीं, यह समान रूप से त्वरित सरल रेखा गति का भी सबसे अच्छा और सरल उदाहरण है। अब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है। उस स्थिति में यदि वस्तु ऊपर जा रही है तो यह त्वरण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर निर्देशित रहता है। वस्तु ऊपर जाती है तो यह ऋणात्मक हो जाता है। कहा जाता है कि ऊपर जाते समय g को ऋणात्मक लिया जाता है, जबकि लौटते समय g को धनात्मक लिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि g रास्ते में कहीं बदलता है, यह केवल इतना है कि वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है, इसलिए ये प्लस और माइनस के चिन्ह आते हैं। एक और बात, सबसे ऊपर कोई पूछता है कि ऊपर g का मान क्या है। ऊपर कोई बदलाव नहीं होता, वास्तव में वही वस्तु है, तो g पूरे पथ में समान रहता है। मान लीजिए आप ऊपर की ओर गति के लिए समीकरण का उपयोग कर रहे हैं तो g को ऋणात्मक लिया जाता है। प्लस जी टी की जगह माइनस जी टी हो जाएगा पहले समीकरण में u माइनस जी टी, दूसरे में यू टी माइनस आधा जी टी वर्ग, तीसरे में u वर्ग माइनस 2gh। तो सभी समीकरणों में प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह में बदलकर संशोधित किया जाता है। जब वस्तु सबसे ऊपर पहुंचती है तो उसकी वेग 0 हो जाती है। जब भी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो सबसे ऊपर वेग 0 होगी, तभी वह वापस लौटना शुरू करेगी। लेकिन वहां सबसे ऊपर g का मान क्या है? वही जो नीचे था, जैसा रास्ते में था, और वही मान सबसे ऊपर भी रहेगा। गति में गुरुत्वाकर्षण का वही मान रहता है। ऊपर जाने में लगा समय नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अगर हवा है तो ऊपर जाने में लगा समय कम होगा।
क्योंकि ऊपर की ओर बल अपत्रष्ट होता है। दूसरी बात, जब वस्तु वापस लौटती है तो वह उसी वेग के साथ लौटती है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो हम कह सकते हैं कि वह समान और विपरीत वेग के साथ लौटती है। फिर भी अगर हवा है तो वस्तु थोड़ी कम वेग के साथ लौटेगी। अब कुल उड़ान का समय क्या है जब वस्तु को प्रारंभिक वेग u के साथ फेंका गया है? ये वापस लौटेगा और एक दिशा में यात्रा का समय ug के बराबर होगा। इस संबंध का उपयोग करके आप एक ही कदम में इसे सिद्ध कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वहां अंतिम वेग 0 हो जाता है। ये आपको t का मान देता है जो कि ug के बराबर है। वापसी का समय भी उतना ही होगा। तो आप कह सकते हैं कि कुल उड़ान का समय 2u/g के बराबर हो जाता है। इसी तरह अगर आप तीसरा संबंध उपयोग करें, यहाँ भी यात्रा के निचले हिस्से से ऊपर तक ये फिर से 0 हो जाता है और आप पाते हैं कि s बराबर है u²/2g। एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम जिसे आपको याद रखना चाहिए, और अगर आप गहराई से रुचि रखते हैं तो आप इसका व्युत्पन्न भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु यहां से फेंकी जाती है। वस्तु को ऊपर जाते समय t एक समय बाद एक विशेष बिंदु पर देखा जाता है और फिर t 2 समय बाद वापसी में वही वस्तु उसी बिंदु पर फिर से दिखाई देती है। तो यात्रा का कुल समय t 1 जोड़ 2 के योग के बराबर होगा। मैं इसे एक उदाहरण देकर पूरी तरह स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए 0 सेकंड पर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया था। तीसरे सेकंड में वह बिंदु P पर दिखाई दी और 5वें सेकंड में भी वही बिंदु P पर दिखाई दी। इसका मतलब है कि जब किसी बिंदु पर 2 बार दिखाई देने की बात की जाती है तो एक बार ऊपर जाते समय और दूसरी बार नीचे आते समय, तब यात्रा का कुल समय आप सीधे कह सकते हैं कि 3 + 5 यानी 8 सेकंड होगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कभी कभी अविश्वसनीय भी लगती है, मैं आपको बताऊंगा। आपको इसे दिल से याद रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसे हमेशा याद रखेंगे। वह क्या है? अगर किसी वस्तु को किसी भी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, चाहे वह कितनी भी तेज या अधिक क्यों न हो, लेकिन आप देखेंगे कि अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी हमेशा 5 मीटर के बराबर होगी। ये गुरुत्वाकर्षण गति का एक अद्भुत परिणाम है कि ऊपर की ओर गति करने वाली वस्तु अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में हमेशा 5 मीटर की दूरी तय करेगी। ये कैसे है? आप इसे इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ कुल समय लिया गया है जो कि √2h/g के बराबर है। यह एक महत्वपूर्ण भौतिकी सूत्र है जो किसी वस्तु के गिरने में लगने वाले समय को दर्शाता है, जहां h ऊंचाई है और g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। इसे रखकर आप अंतिम दूरी बता सकते हैं। अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी g/2 के बराबर होगी। ht बराबर है u + आधा a2t-1 के। यह टवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र है। वस्तु को प्रारंभिक वेग u के साथ ऊपर की ओर फेंका गया है। यह g- होना चाहिए। आधा g और ऊपर की ओर जाने में लगने वाला समय क्या होगा? यह 2t भी u/g के बराबर है। इस महत्वपूर्ण संबंध से यहाँ हमने t बराबर v/g दिया है। तो चूंकि शुरुआत यहाँ वेग u के साथ है, यह निश्चित रूप से u/g होने वाला है। आप इसे यहाँ रखें, -आधा g 2u/g-1। इस प्रकार हम इस समीकरण को हल करके आवश्यक मान प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे हल कर लीजिए, आपको यह केवल g/2 के बराबर ही मिलेगा। ऊपर की ओर गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी हमेशा g/2 होती है, जो लगभग 9.8/2 यानी 4.9 के बराबर आती है। और जब हम 5 मीटर कहते हैं तो वह एक अनुमान है, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि ऊपर की यात्रा के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी हमेशा g/2 होती है।